क्लास भी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की कॉलोनी में बदल गया है, जैसा कि रवीश कुमार ने बताया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनके पास इतिहास नहीं है वो इतिहास का ज्ञान पेलने लगते हैं, और जिनको राजनीति की समझ नहीं वो राजनीति के बारे में और अर्थतंत्र के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में अपना ज्ञान पेलने लगते हैं। ये तो देश की हालत है कि एक चपरासी भी, जी हां, यहां पाकीज़ा का गाना नहीं है, यहां पर सरकार का एक गाना है, सरकार की एक खबर है जिस पर मीडिया मुजरा कर रहा है। वो खबर है एनसीपी से जुड़ी हुई, वो खबर है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। भारत के लोकतंत्र का खौफनाक जब सामने आ रहा है तो लगता है कि शायद भारत की आज़ादी के मायने बिल्कुल अलग थे। भारत की आज़ादी के मायने उन लोगों के लिए बिल्कुल अलग थे जो भ्रष्टाचार कर सकें, जो वो सब कुछ कर सकें जो वो चाहते थे, जो संविधान के साथ खेल सकें, न्यायपालिका के साथ खेल सकें। न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए जाते हैं। न्यायपालिका से सवाल पूछे भी क्यों ना जाएं, और भ्रष्टाचार पर सवाल सरकार से पूछे क्यों ना जाएं, लेकिन सरकार से सवाल पूछेगा कौन भ्रष्टाचार पर? जबकि भ्रष्टाचार के आरोपित मंत्रियों को, जिनको महिमा मंडित प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उनको जो है एक दल में शामिल करके डीपीडी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये तो कामयाबी होती है हमारे प्रधानमंत्री मोदी की। मुझे याद आता है प्रधानमंत्री मोदी जी का एक पुराना बयान, जिसमें बोलते थे, मैं आया नहीं, मां गंगा ने बुलाया है। उन्होंने अपने आप को गंगा पुत्र साबित कर दिया था। तो मुझे याद आ गया, मैंने शायद गंगा पुत्र को ये वरदान होगा मां गंगा का कि जिसको भी अपनी पार्टी में लेकर के आओगे, चाहे कितना भी उसने देश का नुकसान किया हो, कितना भी भ्रष्टाचारी हो, उसको हम पापों से मुक्ति दे देंगे। बस यही चल रहा है। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको मुख्यमंत्री और पता नहीं किन किन चीज़ों से नवाजा जा रहा है। आप पूरे में हाल देख लीजिए, बंगाल में हाल देख लीजिए, नर्मदा स्कैम, ये सारा कुछ मीडिया पे सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया इतना पागल नहीं है, आम पब्लिक इतनी पागल नहीं है, लेकिन हाँ, वो लोग जिनके पास ट्विटर नहीं है, जिनके पास फेसबुक नहीं है, वोट तो वही देते हैं, वही लोग वोट देते हैं जिनको राशन फ्री मिलता है। परेशानी यही है, यही मिडिल क्लास की परेशानी है। मिडिल क्लास से मतलब कोई जाति नहीं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। इसकी बात समझिए और समझाना चाहता हूं, क्योंकि मिडिल क्लास भी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की कॉलोनी में बदल गया है, जैसा कि रवीश कुमार ने बताया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनके पास इतिहास नहीं है वो इतिहास का ज्ञान पेलने लगते हैं, और जिनको राजनीति की समझ नहीं वो राजनीति के बारे में और अर्थतंत्र के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में अपना ज्ञान पेलने लगते हैं। ये तो देश की हालत है कि एक चपरासी भी, एक लेबर का काम करने वाला भी इकोनॉमिक्स पर अपने ज्ञान बांट करके आगे बढ़ जाता है। ठीक उस तरह से जैसे ट्रेन में कोई यात्रा कर रहा हो एक डॉक्टर, और वो अपनी राय दे किसी बीमारी के बाद, किसी आदमी ने परेशानी बताई और वो बताए कि ये इलाज इसका होगा, तो 10 डॉक्टर वहाँ पैदा हो जाते हैं कि नहीं लौंग ले लेना, नहीं इलायची ले लेना, नहीं अदरक के साथ शहद खा लेना, नहीं शानदार इलाज है बाबा रामदेव का फलाना चूर्ण ले लेना, अरे सभी शानदार इलाज है नींबू के साथ जो था शहद ले लेना। इसी तरह की राय जो ट्रेन में दी जाती है, उसी तरह की राय आज के हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मुजरा मीडिया करने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि गोदी मीडिया तो नाम सुना होगा, मुजरा मीडिया क्या है? मुजरा मीडिया की परिभाषा क्या है? मुजरा मीडिया की परिभाषा आज सिर्फ मैं इन शब्दों में देना चाहूँगा। मुजरा मीडिया वो मीडिया है जिसने पहले तो घुंघरू बांध करके नाचना शुरू किया, अब सीधे मुजरा करना शुरू कर दिया है उन खबरों का, जिन खबरों को लेकर के महाराष्ट्र की खबर चलाई जा रही हैं, उन पर सीधे सीधे मुजरा हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पाकीज़ा का गाना नहीं है, यहाँ पर सरकार का एक गाना है, सरकार की एक खबर है जिस पर मीडिया मुजरा कर रहा है। वो खबर है एनसीपी से जुड़ी हुई, वो खबर है महाराष्ट्र में दल बदल को लेकर के। एक शर्मनाक बात होती है, कभी अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि सत्ता के लिए मुझे गठबंधन करना पड़े तो मैं इसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूंगा। लेकिन यहाँ चिमटा तो छोड़ो, यहाँ तो सब कुछ छू लिया है। एक चाचा के साथ भतीजे ने बगावत कर दी है, जिसका नाम है अजीत पवार, जिसके बारे में आप नेशनल टीवी पर अंजना ओम कश्यप और दुनिया भर के लोगों से सुन रहे होंगे। लेकिन अंजना ओम कश्यप की क्या वानगी थी, जरा ये बताना यहाँ जरूरी है। और मुजरा मीडिया के बारे में एक बात और कह दूँ, इसकी ये स्पेशलिटी है कि ये जो मुजरा करता है ना, ये उलट पलट के
मुजरा वही करता है, उसी गाने पर करता है, उसी नज्म पर करता है जो नज्म सरकार की होती है। पहले तो मुन्नी जो थी घुंघरू बांध करके नाचती थी, अब मुजरा जो है सरकार नचाती है और घुंघरू होती हैं उसकी खबरें। सुनिए अंजना ओम कश्यप ने किन शब्दों के साथ शुरुआत की थी। पतझड़ आया है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर पटना और यूपी से लेकर कर्नाटक तक शोर बन गई है। सियासत के मौसम वैज्ञानिक शरद पवार का मामला बिगड़ गया है। घर में ऐसी बगावत हुई कि पैरों तले जमीन खिसक गई। भतीजा बागी होकर सरकार के साथ हो लिया है। शरद पवार अब ताल ठोक रहे हैं कि मामला 3 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं और दाहिनी तरफ जो आंकड़े देख रहे हैं वो बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में 2.5 साल तक सत्ता में रहने वाली महाविकास अघाड़ी की सियासी रसूख सिमट गई है। पहले शिंदे गुट के बगावत से एमवीए सरकार गई, अब अजित पवार की बगावत ने एनसीपी के पेड़ में मट्ठा डाल दिया। तो बात आंकड़े की हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया है। बीजेपी के 105 विधायक, शिंदे गुट के 40 विधायक, अजित पवार अभी तक के दावे के अनुसार 24 विधायक और अन्य 20 विधायकों को मिला दें तो एनडीए के पास 189 विधायकों का समर्थन है, 189। जबकि वहीं एमवीए में कांग्रेस के 44 विधायक, उद्धव गुट के बचे हुए 15, शरद गुट के बचे हुए 14 और अन्य के 9 विधायक ही रह गए हैं। यानी कुल मिलाकर एमवीए के पास 82 विधायक हैं। हालांकि एनसीपी के 15 विधायकों को लेकर अब भी स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है वो अनडिसाइडेड है, वो अजित गुट के साथ है या फिर शरद पवार के साथ है, साफ नहीं कर रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों के साथ आज महाराष्ट्र में आए सियासी भूकंप के साइड इफेक्ट्स पर भी बात होगी। क्या इसका असर दूसरे राज्यों में होने जा रहा है? बहस के कारवां को आगे बढ़ाने से पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी। अजित पवार ने शपथ ले ली। शरद पवार सतारा में सड़कों पर निकल गए और द पवार पावर गेम में चाचा भतीजे के फैमिली बंटवारे ने विपक्षी कुनबे में खलबली मचा दी। अब विपक्षी एकता वाली अगली महाबैठक के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अब बैठक मॉनसून सत्र के बाद तक के लिए टाल दी गई है। बगावत के जले अब बैठक भी फूक फूक कर करना चाहते हैं। वर्तमान की भाजपा ने पॉलिटिकल मोरालिटी के सवालों को डस्टबिन में डाल दिया। उनके लिए कुछ नहीं, सत्ता चाहिए। सरकार चुराने में माहिर है। सबको तोड़ना चाहते हैं धीरे धीरे, लेकिन किसी भी हालत में अगर कोई भी टूट जाए या छोड़कर चले गए, फिर भी महाविकास आघाड़ी मजबूती से काम करेगी और हम सब 2024 के चुनाव के लिए एक साथ रहेंगे। अब बवंडर सिर्फ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्षी एकता पर संकट है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सबने शरद पवार को फोन किया, कहा ये क्या से क्या हो गया। विपक्ष गुस्से में है और बीजेपी पर हमलों की बाढ़ आ गई। सब बीजेपी की तोड़फोड़ नीति पर टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जेडीयू आरजेडी में फूट से लेकर यूपी में जयंत चौधरी और शिवपाल यादव की अखिलेश यादव पर डगमगाती श्रद्धा की खबरों के बीच सब अपनी अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती में भी बिजी हो गए। पार्टी बचा ले, विपक्षी एकजुटता की बैठक बाद में कर लेंगे। नीतीश बाबू बैठकें कर रहे हैं तो अखिलेश ऐसा कोई खतरा मानते ही नहीं। तैयार तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं है ना। भाजपा को जरूरत क्या है? हमारे पास इतना प्रचंड बहुमत है। अगर कोई आना भी चाह रहा है तो अभी भाजपा कोई लेने की कोई योजना में नहीं है। जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए, हमारे जिनसे वो मिलते हैं उनसे कह दो कि ले जाए। अब देखिए बिहार की जंग। ये कुछ शब्द आपने सुन लिए होंगे जो बोले हैं इस डिबेट में, और एनसीपी और सबकी बातें बताई हैं, लेकिन क्या इसका विश्लेषण जो आज करना चाहिए था, अंजना ओम कश्यप जो खबरें बता रही थी, इसका विश्लेषण बहुत ठीक तरह से निकल रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, महाराष्ट्र की असीमता को पूरी तरह से चुनौती दी है। क्योंकि जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा, जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा और जिस तरह से शरद पवार के बयान आए, उससे साफ साफ लग रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना खुद नुकसान कर लिया है। आवेल मुझे मार, पता नहीं किसने ये आइडिया दे दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को कि ईडी आईडी के जरिए कुछ नेताओं को शामिल कर लो और अगला चुनाव जीत लो। क्या इन जो नेता आपके पास शामिल हुए हैं, क्या इनकी खुद की अपनी फेस वैल्यू है जिन नेताओं को शामिल किया गया है? चाहे एकनाथ शिंदे हों, चाहे अजित पवार हों,
क्या इनकी अपनी खुद की फेस वैल्यू है या पार्टी की विचारधारा के तहत ये जीत करके आए थे? आज जब ये आपकी पार्टी में शामिल हो गए, बीजेपी को समर्थन दे दिया, तो वो लोग जिन्होंने इनको वोट दिए वो अपने आप को ठगा हुआ समझ रहे होंगे और मोदी को खलनायक के रूप में देख रहे होंगे। और एक गाना बज रहा होगा, हाँ खलनायक नहीं हूं मैं, नायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो आज मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने उड़ता तीर ले लिया है, क्योंकि यहां जिस तरह से ये कर रहे हैं, और एक और चीज फैलाई जा रही है मीडिया के द्वारा कि बिहार में भी ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, इस दौर में आप कर लेंगे, राज्य सरकारों के जरिए ईवीएम का कुछ चक्कर होता होगा, इसीलिए राज्य सरकारों में सरकार बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं। हालांकि संजय राउत बोल रहे हैं कि उनको हटाना है, उनको हटाना है। भैया किसी को नहीं हटाना है, ईवीएम का जादू जो है हर जगह पहुंचाना है। राज्य भी जीतेंगे, बिहार की सरकार भी तोड़ी जाएगी, और जब ईवीएम सब जगह सेट हो जाएंगी तब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।